हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? इट इज़ द सैम्पलिंग टेक्निक दैट डज नॉट डिपेंड ऑन रैंडमाइजेशन। सिंपली इसमें बात याद रखनी है कि जो रैंडमली जब हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आ जाएगा जब हम कुछ रैंडम है, किसी को भी हम चुन सकते हैं, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में होगा जब हम कुछ भी रैंडमाइजेशन उसमें नहीं है। ठीक है, ये रैंडमाइजेशन पे डिपेंड नहीं है। सिलेक्टिंग रिसर्च पार्टिसिपेंट्स यूजिंग नॉन रैंडम क्राइटेरिया। ठीक है, वही है कि नॉन रैंडम हम यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑफन यूज व्हेन टाइम और मनी इज़ लिमिटेड। जब हमारे पास टाइम और मनी लिमिटेड होती है तो हम ये और गैदर इनिशियल इनसाइट क्विकली, और हमें जल्दी कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी, तो हम क्या करते हैं कि हमें एक नॉन प्रोबेबिलिटी, मान लो चाहे हम जैसे सोशल मीडिया, इसमें जो एग्जांपल के तौर पे समझाएं, सोशल मीडिया वगैरह आ जाएंगे। जैसे अगर हमें कुछ किसी क्लू तक पहुंचना, मान लो कोई डिसीज़ के बारे में पूछना है तो हम किसी एक मरीज को ढूंढते हैं जिसको कोई प्रॉब्लम है, फिर हम उससे जुड़ेंगे, फिर हम उससे आगे देखेंगे कि उनसे इसी डिसीज से रिलेटेड और कितने लोग हैं। ठीक है, उन क्या एज है, उनके क्या जेंडर है। तो इस तरीके से जब हम एक साथ चलेंगे, ये नहीं है कि हम किसी को भी रैंडमली उठा लिया और हमने कुछ भी कर लिया। ठीक है, एक सोच समझकर जब हम कुछ काम करते हैं तब है कि वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में मेथड इंक्लूड होते हैं, इसके हमारा सारा क्लियर हो जाएगा कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होता क्या क्या है। मेथड इसमें कौन कौन से इंक्लूड हैं? कन्वीनियंस मेथड है, कोटा मेथड है, पर्पसिव या जजमेंटल भी हम इसको बोलते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, सबसे पहले हम देखें कन्वीनियंस। कन्वीनियंस जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में, जिसका मीनिंग होता है सुविधाजनक। अपनी सुविधा अनुसार जब हम कुछ भी सैंपल लेते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड रिसर्च सिलेक्ट पार्टिसिपेट बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी एंड प्रॉक्सिमिटी। जब हम जो पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करते हैं किस चीज़ पे, उनकी उपलब्धता और निकटता को देख, प्रॉक्सिमिटी को देखकर। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझूंगे अब सोशल मीडिया सर्वे। अगर हमें कोई सोशल मीडिया जैसे हम सर्वे करते हैं, ए रिसर्चर सर्वे शॉपर्स इन ए मॉल और आस्किंग एम्प्लॉय फॉर फीडबैक ड्यूरिंग ए कॉफ़ी ब्रेक। ठीक है, अगर हम एक, ये भी हमारा एग्जांपल है, मान लो किसी हमें एक रिसर्च है वो सर्वे कर रहा है किसी भी मॉल में, तो वो क्या करेगा, मान लो कुछ उसे कुछ करना है कि किसी मॉल में क्या कुछ, कितनी यहाँ पर क्या डिमांड है, क्या कुछ यहाँ पर सेल हो रहा है। ठीक है, तो अगर वो सब इन्फॉर्मेशन लेकर, तो वो क्या करेगा कि हाँ, वो कोई एम्प्लॉय वहाँ के होंगे, एम्प्लॉय से वो उस वहाँ अपना सर्वे करेगा कि अगर इस मॉल के बारे में हमें जानकारी लेनी है, तो वो जब भी उनका ब्रेक होगा एम्प्लॉयज़ का, तो वो उनसे मिलेगा और उनके बारे में पूछता रहेगा। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। या ऑनलाइन सर्वे में आ जाएगा, जैसे ऑनलाइन पोल हो गया, ऑन वेबसाइट आस्क यूजर टू शेयर देयर ओपिनियन एंड वोट फॉर टॉपिक। कि जब हम कुछ भी ऑनलाइन को लोग हमसे पूछते हैं कि आपका ओपिनियन क्या, आजकल तो नॉर्मली है, जैसे हम अमेजोन से कुछ मंगवा रहे हैं, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवा रहे हैं, तो वो मांगते हैं कि आपका रिव्यू क्या है, हम उन्हें स्टार देते हैं। किसी भी चीज़ पे, कोई शॉप है उनके भी अपने वेबसाइट्स हैं, हम उन्हें स्टार देते हैं, डॉक्टर हैं, सबको हम देते हैं कि अपना ओपिनियन कि हमें अच्छा लगा या बैड लगा, तो वो सब आ जाएगा। वो होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। हम अपने अनुसार जो हमें अच्छा लगता है हम उसके अनुसार सैम्पल्स देते हैं, हम उसको स्टार देते हैं। अगर हमें अच्छा लगा तो हम उनको रिव्यू देंगे। तो इस तरीके से जब सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं तो वो होते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड। इसके अदर नेम है अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग भी हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग को बोलेंगे, एक्सीडेंटल भी बोल सकते हैं, ग्रेव सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं, और अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग बोल सकते हैं, इसके नेम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है कोटा सैम्पलिंग। आई होप कि आपको कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होगा, जिसका मीनिंग होता है अंश या हिस्सा। ठीक है, जिनमें कोई भी किसी भी टॉपिक, मतलब किसी का अंश या कुछ पार्ट। ठीक है, और जो कोटा सैम्पलिंग है, जो इसको डिस्कवर किया था, हम कह सकते हैं डेवलप किया था ये वर्ड को, सैम्पल मेथड को जिसको बताया था, वो थे सी मोसर एंड एस टोट इन 1953 में। ठीक है, तो ये थे CMOS मोसर एंड एस टोट STUART इन 1953 में। तो कोटा सैम्पलिंग क्या होती है? ये होता है कि सिलेक्टिंग ए प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फ्रॉम ए पॉपुलेशन। जब हम पहले करते हैं कि हमें किसी पॉपुलेशन से, जनसंख्या से कितने पार्टिसिपेंट चुनने हैं, हम ये देखते हैं। जैसे फर्स्टली आइडेंटिफाई दैट की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन दैट रिलेवेंट टू स्टडी सच एज जेंडर, एज, इनकम लेवल। द रिसर्चर देन डिवाइड इन द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स और कोर्ट बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। मान लो कि हमें कहीं पे स्टडी करनी है, ठीक है,
जैसे एक जनगणना भी होती है, करते हैं कि बच्चे कितने हैं, इस एज ग्रुप के कितने हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। या फिर हम कोई हमें देखनी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसीजेज है, या फिर या एजुकेशन के ऊपर देखना है हमें, तो हम देखते हैं कि जेंडर के बेस पे अगर हम देखते हैं कि हाँ कितनी शिक्षित वुमेन हमारे देश में है, लड़कियां कितनी पढ़ रही हैं, गर्ल्स कितनी हैं, और मैन या फिर बच्चे हैं जो बॉय हैं वो कितने परसेंटेज पे हैं। तो ये सब हम पहले ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ठीक है, कि किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा इस टाइम में स्टडी कर रहे हैं, कितने लेवल कहाँ पर हाई हो रहा है, डाउन हो रहा है, गर्ल्स कितनी पढ़ी हुई हैं, और किस स्टेट वाइज हम देखते हैं फिर कि हाँ किस स्टेट में ज़्यादा एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, किस स्टेट में कम है। तो वो सब हम जब एक अपना एक फंडा बनाते हैं कि यहाँ हमें इस तरीके से सर्च करनी है, ठीक है, तो वो सब आ जाएगा हमारा कोटा सैम्पलिंग। जब हम एक पार्ट में डिवाइड कर देंगे कि हाँ हम चिल्ड्रन को उसमें अलग करेंगे, हम मान लो लेडीज़ को अलग कर देंगे, मैन को अलग कर देंगे, और मिडिल एज को अलग कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक है, कि मिडिल एज को हम देखते हैं कि हाँ जो कि उस टाइम में स्टडी का लेवल क्या था और आज क्या है, और आज के जो न्यू जनरेशन है वो कितना स्टडी में जा रही है, कितना डाउन है अभी। तो वो सब जब हम एक आप सिंपली है कि जब हम एक पार्ट में डिवाइड करके किसी चीज़ को उसके सैंपल तैयार करते हैं तो वो होती है कोटा सैम्पलिंग। आई होप कि यू क्लियर। जैसे एग्जांपल है, रिसर्चर इज स्किन केयर प्रोडक्ट, ए रिसर्चर माइट इंश्योर दैट देयर सैंपल इंक्लूड ए बैलेंस नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप। कि मान लो कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट है, कोई क्रीम है, कुछ भी है किसी कंपनी का, तो वो रिसर्चर देखेगा कि हाँ जो ये सैंपल जा रहा है या इसकी सेल हो रही है किसी भी, मान लो हम सिंपली कोई क्रीम या प्रोडक्ट बिक रहा है, तो वो ज़्यादा मैन ले रहे हैं, वुमेन ले रहे हैं, किस एज ग्रुप के ज़्यादा उसको पसंद कर रहे हैं, कितना उसको मतलब कि कौन से एज ग्रुप में वो ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, तो वो देखते हैं। तो इस तरीके से कोई भी हम एग्जांपल अपनी डेली लाइफ से ले सकते हैं। तो वो होता है कोटा सैंपलिंग, जब हम किसी भी चीज़ को पार्ट में डिवाइड करके उनके एक ग्रुप में डिवाइड करके जब हम कोई रिसर्च करेंगे। पर्पजिव सैंपलिंग, इस ये आ गया। पर्पजिव सैंपलिंग जो है ये मार्शल एस पेटन ने ये डिस्कवर किया था 1990 में। ए पर्पजिव सैंपल इज कलेक्टेड according to the requirement of a test, survey or research that it will be used for. Purposive जैसे a technique using qualitative research select a specific group of individual units for an। जब हम किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को चुनते हैं, मान लो कोई भी हम एक स्पेसिफिक ग्रुप या वहाँ कह सकते हैं, जैसे हम मान लें हमें मानना है कि हमें किसी डिसीज़ पे या किसी भी एक रिसर्च करनी है, ठीक है, तो हम जब एक स्पेसिफिक एक टॉपिक चुनेंगे या एक जेंडर चुनेंगे, या फिर हम देखते हैं कि एक एज ग्रुप चुनेंगे, ठीक, इस एज ग्रुप में क्या इन्होंने कहा जैसे कि ए पर्पजिव सैंपल इज कलेक्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टेस्ट, ठीक है, जब एक टेस्ट की किसी की रिक्वायरमेंट है हमारे पास, ठीक है, सर्वे और रिसर्च दैट इट विल बी यूज्ड फॉर, तब हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे इसके अदर नेम है जजमेंटल सैम्पलिंग, सब्जेक्टिव, सिलेक्टिव सैम्पलिंग भी हम पर्पजिव सैम्पलिंग के दूसरे नेम हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, सिंपली है, जैसे कि सपोज करो कि रिसर्चर वांट्स टू कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट ऑन द पेडालॉजिकल मेथड इन देयर स्कूल। द रिसर्चर विल सिलेक्ट द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट हु कैन पर्पजिव इंफॉर्मेशन फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। जैसे हमने अभी बात की है पीछे कि जब हम एक पर्पज को लेकर चलेंगे, यानी कि एक टॉपिक होगा हमारे पास, चाहे हम किसी डिसीज़ की रिसर्च करें, किसी एजुकेशन, जब हम एक टॉपिक को लेकर कोई रिसर्च करेंगे, जैसे इन्होंने कहा कि इसमें मान लो कोई रिसर्च आता है कि उसको फीडबैक चाहिए बच्चों के लिए, पेडागोजिकल मेथड कि स्टडी में जो मेथड यूज़ करने किस तरीके से करने चाहिए, क्या मेथड होनी चाहिए, बच्चों को ज़्यादातर किस तरीके से समझ में आता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो स्कूल के कुछ जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो उनसे पूछेगा, जब भी मिलेगा तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत गैदर करेगा कि देखते हैं कि इनकी क्या राय है, बच्चों की उनके बारे में, पेडागोजिकल मेथड के बारे में क्या राय है। तो इस तरीके से वो जब इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, तो इस तरीके से होती है हमारी पर्पजिव सैम्पलिंग। नेक्स्ट है हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग, जो कि लियो गुडमैन ने 1961 में इसको डेवलप किया था। Involves asking participants to recommend other potential participants for a study. This method is often used when it is difficult to contact number of a target population. ये सिंपल इसमें वर्ड याद रखना, जब
हमारे पास कोई डिफ़िकल्टी है किसी के पास पहुंचने में, तब हम करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे ले सकते हैं कोई भी रेयर डिसीजेस, ऐसी डिसीज जो बहुत कम होती है लेकिन बहुत ही रेयर मिलती है, लेकिन होती बहुत डिफ़िकल्ट या कह सकते हैं खतरनाक। ठीक है, ऐसी डिसीज़ के बारे में अगर हमें कुछ रिसर्च करनी है तो हम क्या करेंगे? सर्च माइट टू स्टार्ट विद वन पेशेंट। वो क्या करेगा? वो कहीं मान लो एक पेशेंट मिल गया, उसकी स्टडी करेंगे। अब जैसे हम देखते हैं कोरोना वायरस आया था, तब क्या था? स्टार्टिंग में मिला, 1-2 पेशेंट मिला, ठीक है, उसको देखा कि हाँ ये पेशेंट में इसमें क्या लक्षण दिख रहे हैं। स्टार्टिंग में तो 1-2 से स्टार्ट हुआ ना, तो अब देखा कि इसके लक्षण है। आगे कहीं फिर उनसे उनके जरिए जुड़े तो उनका पता लगा कि इन लक्षणों से फैल रहा है, तो आगे उसके जरिए फिर देखा किसी और पेशेंट में जब दिखा तो फिर देखा कि हाँ शायद ये एक हैं, तो उनके लक्षण देखे गए। तो इस तरीके से जब हम किसी डिसीज़ तक पहुंचना है हमें, किसी रेयर डिसीज़ तक, तो वो है जब जहाँ हमें डिफ़िकल्टी होती है किसी चीज़ को जानने के लिए, उसका डीपली कॉन्सेप्ट निकालने के लिए जब हमें कोई प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ होती है हमारी स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो इसमें भी वही होगा कि देन आस्क देम टू, पहले वो एक पेशेंट से मिलेगा, तब वो उससे पूछेगा, रिकमेंड करेगा, फिर वो दूसरे पीपल से मिलेगा हु हैव सेम कंडीशन, जो इसी कंडीशन में है सेम। ठीक है, तभी अब कोरोना के लक्षण कैसे पता चला? जब एक पेशेंट को देखा, दूसरे को देखा, थर्ड को देखा, उससे आगे फिर आगे देखा, जब देखा कि सबके मैच हो रहे हैं और इस तरीके से फैल रहा है, तभी तो उस पर कंट्रोल हुआ ना, क्योंकि उसको तक पहुंचना है कि तब अगर हम कहीं पेशेंट को देखेंगे तभी पता लगता है कि हाँ ये लक्षण सेम हो रहे हैं और ये एक ही डिसीज़ के लक्षण हैं। डिसीज़ की जगह हम कुछ और भी, कोई भी हमारा एग्जाम्पल हो सकता है कि जब हमें कुछ भी डिफ़िकल्टी हो रही हो जानने के लिए। एग्जाम्पल जैसे अगला है, रिसर्चर में भी स्नोबॉल सैम्पलिंग टू स्टडी होमलेस पॉपुलेशन। मान लो किसी हमें जो होमलेस पॉपुलेशन है उसके बारे में हमें जानना है। जैसे आज के टाइम है, मान लो कोई बच्चे चले जाते हैं या फिर बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं जी, या फिर हम सिंपली ला सकते जिनके पास घर नहीं है। अब ऐसे लोगों तक पहुंचना है तो एक डिफ़िकल्टी है, जिनके कोई घर नहीं है, हमें नहीं पता वो कहाँ कहाँ रह रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम 1-2 पर्सन हमें मिल जाएगा कि हाँ वो होमलेस है, उसके पास घर नहीं है, परिवार नहीं है, हम उससे पूछेंगे, फिर वो उससे पूछेंगे, बातें करेंगे, वो आगे बताएगा कि हाँ ऐसा एक मैं उससे बातें करेंगे, मिलेंगे, तो वो जानेगा कि हाँ ऐसे और भी पर्सन हैं जो मेरी तरह तंग है, तो फिर जाके उससे मिलेंगे। तो इस तरीके से फिर उनके रीज़न देखते हैं मेनली कि हाँ किन रीज़न से यहाँ पड़े हैं। तो वो है जब हमें ऐसी स्टडी जहाँ में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है पहुँचने में, वहाँ पर होती है हमारी स्नोबॉल सैम्पलिंग। हम उससे बोले उस स्नोबॉल सैम्पलिंग के जरिए हम फिर वहाँ पे रिसर्च करते हैं, अपने सैंपल कलेक्ट करते हैं। और इसके दूसरे नेम है चेन सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं। चेन सैम्पलिंग इज सिंपली क्योंकि एक से हम आगे बनते हैं, पहले हम एक तक पहुंचते हैं, उसके बाद हम दूसरे पहुंचेंगे, फिर तीसरे, इस तरीके की चेन चलती रहती है और हम एक अपने जिस पॉइंट पे हमें पहुंचना है वहाँ पर हम पहुंच जाते हैं। चेन एफर्ट सैम्पलिंग या नेटवर्क सैम्पलिंग भी कह सकते हैं, रिस्पोंडेंट भी कह सकते हैं, ड्रिवन सैम्पलिंग भी हो सकती है, एंड सीडेड सैम्पलिंग। तो ये सब इसके दूसरे नाम हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी इसमें टॉपिक समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ताकि मैं उस पर दोबारा आपको समझा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।